2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। सर मैंने किसी का नाम लेकर नहीं कहा। आपने जाति कैसे पूछ ली ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। कि उनका टेस्ट होना चाहिए, क्या वो किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं वो। नहीं आने दूंगा। ना जात पर ना पात पर मोहर लगाएगी हाथ पर। नो प्रमोशन ऑफ इडियट्स इन द नेम ऑफ रिजर्वेशन। पिछले 10 सालों में पहली बार हमने ऐसा ऑपोजिशन देखा है जिसने सरकार की नाक में दम करना शुरू कर दिया है, जिसने सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया है। पिछले 10 सालों में पहली बार हमारे सामने कोई ऐसा नेता आया है, कोई ऐसा प्रतिपक्ष नेता आया है जिसने जेन्युइनली किसी आम आदमी की बात सदन के बीचों बीच उठाई है। पिछले 10 सालों में किसी भी बड़े नेता ने कॉर्पोरेट्स के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। किसी भी बड़े कॉर्पोरेट के खिलाफ किसी बड़े नेता ने खुलकर नहीं बोला है, सिवाय एक व्यक्ति की, वो है राहुल गांधी। 10 सालों बाद हमें ऐसा ऑपोजिशन देखने को मिला है जिसके तीखे तर्कों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में भी आंसू आ गए। ये पहला सत्र था, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, यहाँ पर सब अपने विचार खुलकर रख सकते हैं, खुलकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। पिछले 10 सालों में एक ऐसा व्यक्ति जिसको पप्पू कहा जाता था, आज वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर तैयार हुआ है। लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से लोटस फॉर्मेशन की बात की है, मतलब चक्रव्यूह की बात की है, और देश को अभिमन्यु की जगह रखकर बीजेपी को कौरवों की जगह रखा है, उससे जो बीजेपी की एक धर्म की रक्षा करने वाली तस्वीर थी वो अब धुलने लग गई। चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग मानते थे, अब लोग उन्हें उस तरह से नहीं मान रहे। अब उनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे गिरने लगी है और बीजेपी नेताओं की उल्टी सीधी टिप्पणियां इसे बूस्ट करने का काम कर रही है। जैसे अनुराग ठाकुर का जाति पर सवाल पूछना, कंगना रनौत का ये कहना कि राहुल गांधी संसद में नशे करके आते हैं। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। सर मैंने किसी का नाम लेकर नहीं कहा। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे।
कि उनका टेस्ट होना चाहिए क्या वो किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं। वो जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं, आपको नहीं लगता कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए जो इस तरह की बात करता है? मुझे तो लगता है होना चाहिए। या वो शराब के नशे में या वो ड्रग्स के नशे में जो है वो सांसद में पहुंचते हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। मतलब आप आरोप लगा रही हैं कि राहुल गांधी सदन के भीतर ड्रग्स लेकर आप, मैं कह रही हूँ कि जब कोई इंसान ऐसे बात करते हैं कि जो ये जो कंपटीशन है ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है, आपको लगता है कि कोई इंसान अपने होशो हवास में ऐसी बात कर सकता है? मुझे नहीं लगता। लेकिन राहुल गांधी ने बड़े सलीके से ये लोगों को समझाने का काम किया है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को थाली बजाने को कहा तो लोगों ने थाली बजाई। जब प्रधानमंत्री ने लोगों को फ्लैश लाइट ऑन करने को कहा तो लोगों ने फ्लैश लाइट ऑन की। लेकिन जब बजट की बारी आई तो उन्होंने आम जनता की पीठ और सीने दोनों में छुरा घोंप दिया है। जब राहुल गांधी ने बजट की बात करनी शुरू की तो उन्होंने एक पोस्टर उठाकर ये बताना चाहा था कि देश की 73% की आबादी दलितों, पिछड़ों, ओबीसी व इत्यादि की है, लेकिन बजट बनाने में उनकी भागीदारी लगभग 0 के बराबर है और इसीलिए उन्होंने जातिगत जनगणना की भी बात कही। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई। प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा। देश में ये कौन कर रहा है? तकरीबन 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं और ये हिंदुस्तान की मेन शक्ति है, स्ट्रेंथ है। और सच्चाई है कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है। इनको बिजनेस में जगह नहीं मिलती है, इनको कॉर्पोरेट इंडिया में जगह नहीं मिलती है, इनको सरकारों में जगह नहीं मिलती है। अभी मैं उसको हटाना चाहता हूं, मुझे ये करना है सर, वो हटो जगह नहीं आने दूंगा। बजट का जो हलवा है सर ये बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है, मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने। लेकिन इंटरेस्टिंग ये नहीं है दोस्तों, इसके बाद जो वित्तीय मंत्री का जवाब आया है वो सुनने लायक था। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और यहाँ तक कि बाबा भीमराव अंबेडकर तक का उदाहरण देते हुए ये कहा कि इसमें से किसी ने भी जातिगत जनगणना का सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आज कांग्रेस ये कर रही है, वो देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। नेहरू जी ने 27 जून 1961 को लिख रहे हैं, I quote sir, I dislike any kind of reservation, more particularly in service. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second-rate standards. Unquote. Sir, that is Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. Okay. Next, sir. खाका खालेकर कमीशन के रिपोर्ट 1955 में जब रिकमेंडेशन आ चुका था, तब से लेकर के कांग्रेस पार्टी के हर गवर्नमेंट उसको दरकिनारे कर दिए। बैकवर्ड कमीशन के कोई कुछ सोच नहीं था। In 1980, Mandal Commission report was submitted to Srimati Indira Gandhi, तब के Prime Minister. Even she didn't touch it. And तब के कांग्रेस के
नारा में बोल रही हूं सर. My Hindi is not very good, but I'll still say it. What was the slogan? ना जात पर ना पात पर मोहर लगाएगी हाथ पर. सो जात तब नहीं है, पात नहीं है, मगर अभी बोला जा रहा है जाति. जाति. कितना लोग हलवा में थे, कितना लोग हलवा फोटो में थे, कितने नीचे पे थे. जब तब अगर आपने सही इसको तभी ले आते तो ओबीसी ऑफिसर आज सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचने का मौका था. यू स्टॉप्ड इट सर. नो इवन वर्स सर. शायद अनुराग जी ने नहीं बताया. मैं एक और कोटेशन पढ़ना चाह रही हूं सर. राजीव गांधी जी, late Prime Minister Rajiv Gandhi ji gave an interview to Alok Mehta in March 1985, a senior journalist. In that interview, former Prime Minister about OBC reservation says this. Quote कर रही हूँ sir. No promotion of idiots in the name of reservation. Promoting idiots in the name of reservation, and that promoting idiots in the name of reservation would harm the entire country, unquote. रिजर्वेशन के ऊपर ये इतना लेक्चर दे रहे हैं सर. सर अंबेडकर जी कैबिनेट से निकल करके he said I don't want to be in this because there is no justice for backward communities or for SCs. उनके चिट्ठी ये सब विषय लंबा सा चिट्ठी सर, मगर वो रेलेवेंट पैराग्राफ में पढ़ रही हूं. सो ही सेड quote, I will now refer to another second in brackets matter that I will now refer to another matter that had made me dissatisfied with the government. It relates to the treatment accorded to the backward classes and scheduled castes. I was very sorry that the Constitution did not embody any safeguards for the backward classes. It was left to be done by the executive government on the basis of recommendations of a commission to be appointed by the President. More than a year has elapsed since we passed the Constitution, but the government has not even thought of appointing the commission, unquote. लेकिन शायद वो ये भूल गई कि उनकी पार्टी खुले आम भेदभाव करती. देश के प्रधानमंत्री सरेआम दो धर्मों को बांटने की बात करते दिखाई देते हैं. बीजेपी के बहुत से नेता खुलेआम भेदभाव करते दिखाई देते हैं, और यहाँ तक कि इनके बयान तो इतने एग्रेसिव होते हैं कि अपने भाषणों में ये संविधान बदलने तक की बात कह देते हैं. इसका एक उदाहरण इन्हें अयोध्या में देखने को मिला, जहां इन्हें इनकी बयानों की वजह से मुंह की खानी पड़ी. वो ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे. और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है. इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे. घुसपैठियों को बांटेंगे. क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? बीजेपी धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही, जो अब झलकने लगा है. लोकतंत्र का वैसे तो चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, लेकिन सदन के बाहर पत्रकारों को एक चैम्बर में बंद करना एक पिंजरे में बंद करने की तरह है. इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से पत्रकारों को सदन के बाहर एक पिंजरे में कैद कर दिया गया है. देश के चौथे स्तंभ को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया. कोई ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं करेगा. इसको बंद कर
Rahul Gandhi has met the journalists in the parliament premises. There you go. Those are the visuals of Rahul Gandhi meeting the journalists. Right after meeting the journalists, even as there have been protests by the journalists after they were denied access to the Makar Dwar. ये वीडियो देखने के बाद तो मुझे एक शायरी याद आ गई। सब ठीक था न जाने फिर क्या बात हो गई, सब ठीक था फिर न जाने क्या बात हो गई, हवा का झोंका आया और बिन मौसम बरसात हो गई। जिंदगी यूं ही बदल गई मेरे पलक झपकते ही, खुशी में दिन गुजरा और गम भरी मेरी रात हो गई। जिस तरह से इन पत्रकारों को इस पिंजरे में बंद कर दिया गया है, उस पर ये शायरी खूब जचती है। किसी भी बड़े चैनल ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। सिर्फ एक नेता, और वो भी विपक्ष के, इन पत्रकारों से मिलने आए। वो थे राहुल गांधी, जिसने सदन में भी इनके लिए आवाज उठाई। और जिस तरह से मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है, अभी के हालात देखकर तो यही लगता है कि आने वाला मंजर और भी भयानक होने वाला है। खैर, तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारी वीडियोस पर कमेंट करें, इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी ताज़ा मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।